Welcome to MEDIAI classes. This is 8th lecture of surface chemistry. Okay. Now previous जितने भी lectures हुए हैं उसमें हमने basically colloidal से related पढ़ा, जैसे gel, emulsion, salts and colloidal के different properties. Now अब start करते हैं new topic. Chapter से मैं topic that is called adsorption. Adsorption एंड फर्दर आगे हम पढ़ेंगे कि एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है. हमने एब्जॉर्प्शन का डेली लाइफ में यूज करते हैं. एडजॉर्प्शन जो है वो अपने को स्टार्ट करना है. तो देखिए क्या होता है एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन ये एक सरफेस फेनोमेना है, यानी जो एडजॉर्प्शन होता है वो हमेशा ही किसी सब्सटेंस के सरफेस पे होता है, यानी सरफेस पे कोई चीज एक्युमुलेट हो जाए. सो द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन और एक्युमुलेशन, यानी एक्युमुलेट हो जाना, किसी पार्टिकल को किसी सब्सटेंस पे एक्युमुलेट कर देना. जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, ये सरफेस है, इस पे वाटर आकर के एक्युमुलेट हो गया. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ आइदर कंसंट्रेशन, और जिसको दूसरे लैंग्वेज में हम बोलते हैं accumulation of one substance over the surface of another substance is known as adsorption only at the surface. ठीक है. जैसे स्पंज है, स्पंज वाटर को क्या करता है, सिर्फ सरफेस पे नहीं रखता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है. तो वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है जो हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं. बट एडजॉर्प्शन जो है वो पूरे बॉडी में नहीं होता है, इसलिए इसको हम सरफेस फेनोमेना बोलते हैं. एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फेनोमेना. ओके, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस में ही होता है. तो एडजॉर्प्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ वन substance over the surface of another substance. Another substance is known as adsorption. ठीक है. एक्युमुलेशन और कंसंट्रेशन भी उसी को बोलते हैं. तो इसमें दो सब्सटेंस हुआ, एक जो एड्सॉर्ब हुआ और दूसरा जिस पे एड्सॉर्प्शन हुआ. ओके. तो जो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के को अपने सरफेस पे एक्युमुलेट करता है, इस सब्सटेंस को एब्सॉर्बेंट बोलते हैं. द सब्सटेंस ऑन विच एड्सॉर्प्शन फेनोमेना टेक प्लेस इज नोन एज एब्सॉर्बेंट. सो व्हाट इज एब्सॉर्बेंट? So the substance on the surface of which adsorption phenomena take place. Phenomena take place is known as adsorbents. यानी जिसके सरफेस पे एक्युमुलेट हुआ वो सब्सटेंस कहलाता है क्या? एब्सॉर्बेंट. एंड जो एड्सॉर्ब हुआ, जो सब्सटेंस सरफेस पे एक्युमुलेट हुआ, उस सब्सटेंस को एब्सॉर्बेंट बोलते हैं. एंड द सब्सटेंस which get adsorbed, the substance which get adsorbed on the surface is known at the surface is known as adsorbate. ठीक है. एड्सॉर्बेट हुआ सब्सटेंस को, और जो सरफेस, जिस बॉडी का सरफेस है, उस बॉडी को हम एब्सॉर्बेंट बोलते हैं. ठीक है.
बहुत सारे ऐसे एब्जॉर्बेंट्स हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल्स ऑफ एब्जॉर्बेंट्स, जो कुछ फेमस एग्जांपल, उसमें चारकोल, चारकोल बहुत फेमस एंड बहुत अच्छा सॉलिड एब्जॉर्बेंट के फॉर्म में लिया जाता है। चारकोल हो गया। उसके बाद में आपका आ गया सिलिका जेल। पहले ही बताया है कि सिलिका जेल जो नए नए जैसे शूज आते हैं, बैग्स आते हैं, कपड़े आते हैं, उसमें मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एक वाइट पैकेट आता है, छोटा सा इस टाइप से पैकेट होता है, ठीक है। उसमें अगर आप कभी उसको तोड़ोगे यानी उसको फाड़ोगे तो आपको दाने दाने शेप में मिलेंगे, वो आपका सिलिका जेल होता है, जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सिलिका जेल हो गया। एल्यूमिना जेल हो गया आपका, एल्यूमिना जेल हो गया। फाइनली डिवाइडेड मेटल्स भी होते हैं, यानी निकेल है, प्लैटिनम है, उसको अगर पाउडर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए तो वो भी एक अच्छा एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। सो फाइनली डिवाइडेड मेटल्स लाइक प्लैटिनम, निकेल, ये बहुत ही अच्छा एड्सॉर्बेंट माना जाता है, ठीक है। देखते हैं कि ये जो एड्सॉर्प्शन है वो सिर्फ सरफेस पे होता है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं इट इज अ सरफेस फिनोमेना, ओके। सो एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरफेस एरिया में चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एड्सॉर्प्शन में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। अगर आप सरफेस एरिया में चेंज करोगे तो एड्सॉर्प्शन में वो इफेक्ट शो होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि कौन 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 चीज को आपका एग्जांपल लेते हैं एब्जॉर्प्शंस, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन, जैसे चारकोल है, ओके। पाउडर्ड चारकोल बहुत सारे गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। सो पाउडर्ड चारकोल ये एब्जॉर्ब करता है, यानी ये एब्जॉर्बेंट है, ठीक है। एब्जॉर्ब गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, इस सब बहुत सारे गैसेज, इसके अलावा भी बहुत सारे गैसेज हैं, जैसे आपका क्लोरीन गैसेज है। ये चारकोल फाइनली डिवाइडेड जो चारकोल होते हैं, यानी कोयला होता है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज किया जाता है, ठीक है। एड्सॉर्बेंट वॉर गैसेस, पहले बताया था कि जो वॉर गैसेस होते हैं, जो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में यूज किया गया था, पॉइजनस गैस, तो वो उस गैस से, तो जैसे मान लीजिए कि इनेमी के लिए छोड़ा गया, तो गैसेस तो थोड़ी ना पता होता है कि कौन इनेमी और कौन उसका अपना है, तो वो गैसेस जो रिलीज करता था, तो अब वो अपने लिए पहले से ही मास, चारकोल के लिए मास त्याग, सो डैट कि जो चारकोल था वो पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता था, तो जो सामने वाला था उसको ही डिस्ट्रॉय होता था, अपने को नहीं होता था, ठीक है। तो चारकोल बहुत अच्छा एक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। उसके अलावा बात करते हैं सिलिका जेल का। सिलिका जेल जो है आपका एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए सिलिका का यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों के साथ में आता है, ठीक है। कई बार तो आपके ये जो खाने पीने की चीज़ें आते हैं, ठीक है, जो पैक्ड फ्रू आपके स्वीट्स होते हैं, उसमें भी सिलिका जेल यूज़ किया जाता ताकि मॉइस्चर से ऐसा ना हो कि मॉइस्चर से वो ख़राब हो जाए। तो सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर को आपको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल का यूज़ किया जाता है शुगर इंडस्ट्री में। जो चीनी होता है वो बेसिकली जब बनता है तो बिल्कुल ब्लैक होता है, तो एनिमल्स चारकोल क्या करता है, ये कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो चीनी वाइट कलर का निकलता है। तो जो शुगर इंडस्ट्री है, यानी शुगर के सॉल्यूशन से जो कलर को निकालना है, उसके लिए हम एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है। सो थर्ड वन इज
animal charcoal is used to absorb the coloring substance okay from sugar solution. ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। एनिमल्स के जो बोन्स होते हैं उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उससे होकर के शुगर सोल्यूशन को पास किया जाता है। तो उससे होता क्या है कि जो आपका कलर होता है वो जो एनिमल चारकोल होता है वो आपका एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी चीज़ को वो पास आउट कर देता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है। नाउ एब्जॉर्प्शन का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम डीसॉर्प्शन बोलते हैं। डीसॉर्प्शन मतलब इनवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी गैसेस क्या हुआ, सरफेस पे एक्युमुलेट हुआ, अब उस गैसेस को फिर से रिमूव कर देना, डीसॉर्प्शन प्रोसेस कहलाता है। तो ये था आपका एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, फिर डीसॉर्प्शन देखिए क्या होता है, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे सॉर्प्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स इससे रिलेटेड है। So what is sorption? Desorption, ठीक है, desorption. What is desorption process? Desorption का मतलब होता है the process of removal of adsorbed substance from the surface, यानी किसी सरफेस पे एब्जॉर्ब सब्सटेंस है उसको क्या करना है, बाहर निकालना, उसको हम डिसॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द surface of absorbents is known as desorption. इसको हम desorption बोलते हैं। ओके, ये क्या है, it is the inverse process of adsorption. एब्जॉर्प्शन का इनवर्स प्रोसेस होता है आपका ये। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसी का जो प्रोसेस है सॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है। चलिए मैं ये देख लेता हूँ, तो पहले सॉर्प्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सो व्हाट इज सॉर्प्शन? कई बार ऐसा होता है कि एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होता है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस पर रह जाता है और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बॉडी के इनसाइड में चला गया। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे रह जाता है उसको आपको पता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। और जो मॉलिक्यूल्स बॉडी के थ्रू आउट बॉडी के मॉलिक्यूल्स अंदर चला जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। जैसे कॉटन वाटर को एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, क्योंकि वो सारे के सारे जो होते हैं पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो इफ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन and absorption both take place simultaneously, then this process is known as sorption. The process of occurring of adsorption and एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन सरफेस पे, एब्जॉर्प्शन पूरे बॉडी में, occurring adsorption and simultaneously is
नॉन एज शॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? शॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये एड्सॉर्प्शन होता क्यों है? एड्सॉर्प्शन क्यों होता है सरफेस पे? कुछ सरफेस पे रह जाता, अंदर क्यों रह जाता है? जैसे एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे गैस मॉलिक्यूल सरफेस पे एक्युमुलेट हुआ तो वो बॉडी के अंदर भी जा सकता है। तो उसके लिए एक रीजन होता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी किसी को बताना हो कि एब्जॉर्प्शन तो ठीक है पूरा बॉडी में जाता है, जब बॉडी सरफेस पे एक्युमुलेट हो ही रहा है तो बॉडी इनसाइड भी चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई सारे बॉडी जो होते हैं वो सरफेस पे ही रह जाता है, तो उसका क्या करने का? तो बोलते हैं क्या कि जो एब्जॉर्प्शन है वो मेनली होता है क्यों? देखिए, कोई बॉडी है, मान लीजिए बॉडी है, तो इस बॉडी का मॉलिक्यूल सरफेस पे भी है जो कि एयर के कांटेक्ट में है, और इसी बॉडी का जो पार्टिकल्स है वो अंदर में भी है जो कि खुद के पार्टिकल से सराउंडेड है। यानी जो आपके पार्टिकल्स है, सरफेस पार्टिकल है, वो जो है आपका सेम इन्वायरमेंट में नहीं है जैसा कि आपका इस मटेरियल के अंदर में जो पार्टिकल्स हैं। अंदर में जो पार्टिकल्स होंगे उसके आसपास इसी का पार्टिकल होगा, लेकिन सरफेस पे जो पार्टिकल है उसके आसपास क्या है? आपका एयर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है उस पे बैलेंस्ड फोर्स लगता है, क्योंकि सेम नेचर वाला है। लेकिन जो सरफेस पे है उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है। कैसे? इसके ऊपर एयर है जो अलग प्रेशर लगाएगी, और इसके इनसाइड में इसका खुद का पार्टिकल है जो अलग प्रेशर लगाएगा। तो बेसिकली जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो सरफेस पे आपका पार्टिकल्स होते हैं उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है, और इसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो आपका बैलेंस्ड फोर्स होता है, यानी म्यूचुअली बैलेंस्ड होता है। ठीक है, ऊपर में हमेशा ही क्या होता है? आपका अनबैलेंस्ड होता है। ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वही रिस्पॉन्सिबल होता है एड्सॉर्प्शन के लिए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि सरफेस पार्टिकल ऑफ एब्जॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम इन्वायरमेंट। ऐसा हम लिख सकते हैं कि द सरफेस पार्टिकल ऑफ absorbents are not in the same environment as the particle inside the एब्जॉर्बेंट्स। ठीक है, एब्जॉर्बेंट्स के इनसाइड में जो पार्टिकल है उसके आसपास उसके खुद का मॉलिक्यूल्स है, बट सरफेस में एक साइड एयर है और एक साइड खुद मॉलिक्यूल्स है। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स inside the absorbents are mutually क्या होता है? आपका बैलेंस्ड होता है, क्योंकि जितना लेफ्ट साइड से फोर्स लगेगा, सेम मॉलिक्यूल्स है तो जितना मॉलिक्यूल्स इधर फोर्स लगाएगा उतना मॉलिक्यूल्स उधर लगाएगा, ऊपर से उतना ही लगेगा। लेकिन सरफेस वाले के साथ ऐसा नहीं होता है। बट द मॉलिक्यूल्स विच लाइंग एट द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट एक्सर्टेड बाय अनबैलेंस्ड फोर्स, जो सरफेस पे होता है उस पे बैलेंस फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है, बट द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स lying on surface are unbalanced। ठीक है, क्योंकि नीचे अलग मॉलिक्यूल्स है, ऊपर एयर का मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ड्यू टू दिस अनबैलेंस्ड फोर्स
फोर्स अनबैलेंस्ड है तो अपने आप को बैलेंस करने का क्या कहता है, चीजों को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण से एड्सॉर्प्शन हो जाता है। ड्यू टू दिस अनबैलेंस्ड फोर्स एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस ऑन सरफेस। तो मेन रीजन कोई पूछता है कि एब्जॉर्प्शन क्यों होता है सरफेस पे, अंदर क्यों नहीं होता, उसका रीजन वही होता है कि जो सरफेस पे पार्टिकल होते हैं उस पर फोर्स अनबैलेंस्ड होता है, ऊपर एयर नीचे खुद का मॉलिक्यूल्स। तो बैलेंस करने के लिए वो क्या करता है, दूसरे चीज़ों को अपनी ओर खींचता है, और खींचने के बाद में अंदर तो ऑलरेडी फोर्स बैलेंस है तो अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करता है अपने सरफेस में ही एक्यूमुलेट कर लेता है। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन कि एड्सॉर्प्शन फिनोमेनन होता क्यों, व्हाई एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस। तो उसका आंसर आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। ठीक है, ये था आपका क्या, डीअब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन कि एड्सॉर्प्शन होता क्यों है। नाउ दोनों में डिफरेंस देखिए क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। तो पहले मैं इसको दो कॉलम में डिवाइड कर देता, ऐसा अच्छा होता है। एड्सॉर्प्शन एंड दिस इज एब्सॉर्प्शन। एक तो पता लग गया कि जो आपका एड्सॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, एड्सॉर्प्शन में जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होता है वो सिर्फ सरफेस पे ही होता है, जबकि एब्सॉर्प्शन में जो सब्सटेंस होता है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, सो दी पार्टिकल्स यानी जो आपका एब्सॉर्बेट बोलते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस होता है, द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस concentrated or accumulated only at the surface of another substance। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली एट द सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट the particles of substance distributed throughout the bulk body, यानी बल्क मतलब वह पूरे बॉडी में हो जाना। ठीक है, बल्क ऑफ द सॉलिड, बल्क ऑफ द सॉलिड, यानी एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्बेट होता है वो पूरे बॉडी में, जैसे स्पंज पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और अभी बताया चारकोल गैस को, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सिर्फ सरफेस पे होता है। दैट्स व्हाई ये इसको हम बोलते हैं सरफेस फेनोमेना एंड दिस इज कॉल्ड द बल्क फेनोमेना। सो इट इज द सरफेस फेनोमेना while it is a bulk phenomena। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप के डिफरेंस है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि एड्सॉर्प्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, केमिकल एंड फिजियो एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन। बट एब्जॉर्प्शन का ऐसा कोई टाइप नहीं होता है थ्रू आउट द बॉडी। फिर उसी में आएगा कितने कोई वंडरबॉल फोर्स बनेंगे, कोई केमिकल बॉन्ड बनेगा, बट इस वाले प्रोसेस में ऐसा आपका कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिक सिंपल सा डिफरेंस है आपका एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में। ओके, नाउ अब देखते हैं इसी में आता है कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और उसी को बोलते हैं हम इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन।
जब कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड मॉलिक्यूल्स पे एड्सॉर्ब होता है या किसी भी मॉलिक्यूल्स पे एड्सॉर्ब होता है, तो उस प्रोसेस में हमेशा ही हीट रिलीज होता है। अगर हीट गेन होता तो सरफेस पे आकर एक्यूमुलेट होता ही नहीं। कोई एक जगह आके एक्यूमुलेट तब होता है जब वो अपना एनर्जी लूज करता है। इसका मतलब हुआ कि एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, यानी जब भी एड्सॉर्प्शन होगा यानी कोई मॉलिक्यूल्स किसी के सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा तो उसमें हमेशा ही हीट क्या होगा, आपका लॉस होगा। हीट इज ऑलवेज लॉस ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन। दैट्स व्हाई द कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है वो आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो हम पढ़ते हैं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जिसको हम एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। और ये आता क्यों है? बिकॉज ऑफ exothermic process. So adsorption is a exothermic process. Adsorption is a exothermic process. यानी इस प्रोसेस में हमेशा ही हीट लॉस होता है। हीट इज ऑलवेज लॉस इन एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। नाउ अब है कि गैस मॉलिक्यूल्स कितना भी अमाउंट में आकर के आपका एब्जॉर्बेंट पे स्टोर हो सकता है, बट अगर किसी गैस का 1 मोल एब्जॉर्ब होता है और उसमें जो हीट रिलीज होता है, ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, सो क्या द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ 1 मोल of any gas is known as enthalpy of adsorption। ठीक है, किसी भी गैस का जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, वो 1 मोल, किसी भी गैस का 1 मोल सब्सटेंस जब किसी सरफेस पे एड्सॉर्ब होता है तो उसमें जो हीट रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। और एक चीज देखिए इसमें कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिलीज होता है। इसका मतलब हुआ कि एंथैल्पी ऑफ जो आपका एड्सॉर्प्शन है वो हमेशा ही निगेटिव होगा। एंथैल्पी of adsorption is always negative, यानी डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा ही निगेटिव होगा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, और आपको पता है कि जब कोई गैस सरफेस पे एक्युमुलेट होता है तो उसका रेंडमनेस घट जाता है, यानी इंट्रोपी भी घट जाती है, क्योंकि जब गैस मॉलिक्यूल्स फ्री है तो गैस मॉलिक्यूल्स किधर भी मूव कर सकता है, लेकिन जब वो किसी सरफेस पे आकर के इकट्ठा होता है तो उसके गैस मॉलिक्यूल्स एक फिक्स बॉन्डेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंध जाता है। तब गैस मॉलिक्यूल्स का रेंडमनेस यानी मूव करने का टेंडेंसी उतना नहीं रह जाता है जितना कि एब्जॉर्ब होने से पहले था। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि जब भी गैस मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा तो उसका रेंडमनेस घट जाएगा, और अपने को पता है कि रेंडमनेस का मतलब होता है एंट्रोपी। इसका मतलब हुआ कि ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन या ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन
इंट्रोपी ऑफ द गैस डिक्रीजेज, जिसको हम डेल्टा एस से इंडिकेट करते हैं, 11th में पढ़े थे हम, ठीक है। सो ड्यू टू या सर ड्यूरिंग during adsorption entropy of gas molecules what decreases, गैस मॉलिक्यूल्स का जो इंट्रोपी होता घट जाता है। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा एस का वैल्यू भी क्या आ जाएगा आपका निगेटिव। इंट्रोपी को हम डेल्टा एस से इंडिकेट करते हैं, तो वो भी क्या प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंट्रोपी हो जाएगा, ठीक है। और एक गिव्स फ्री एनर्जी भी हमने पढ़ा था, ठीक है, एक गिव्स फ्री एनर्जी भी पढ़ा था डेल्टा जी। तो जब डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा टी निगेटिव होता है तो आपका गिव्स फ्री एनर्जी भी निगेटिव हो जाता है। यानी क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जे टी इंटू डेल्टा एस, ठीक है। तो अगर डेल्टा एच का जो अमाउंट है वो डेल्टा एस से बड़ा हो गया तो ये वाला प्रोसेस ज़्यादा निगेटिव होगा, तो ओवरऑल निगेटिव यानी डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, यानी इंट्रोपी का वैल्यू भी निगेटिव होगा। ये क्लास 11th में आया था, क्लास 11th में ये आया था, स्टेट्स ऑफ मैटर था, सॉलिड स्टेट, उसमें पढ़ने को मिला था, गैसियस स्टेट सॉलिड स्टेट था उसमें, कि गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू इंट्रोपी माइनस टेम्परेचर इनटू इंट्रोपी डेल्टा एस, इन तीनों में रिलेशन होता है, ठीक है। नाउ जिस टाइम पे डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाएगा तो ये टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। तो जहां पे डेल्टा जी जीरो हो जाएगा उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, सो इफ डेल्टा जी एंड डेल्टा टी एस बिकम्स इक्वल, ठीक है, व्हेन डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस is equal to P delta S, so delta G is equal to 0। इसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहाँ आ गया, यानी एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच इक्विलिब्रियम हो गया। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऊपर भले यहाँ के बाद में आप ये लिख लीजिएगा और उसके बाद में फिर यहाँ तक कर दीजिएगा, यानी इक्विलिब्रियम हो गया। इसका मतलब समझे क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब फर्दर एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, यानी जब इक्विलिब्रियम गेन हो जाता है, जैसे हुआ ना कि थोड़ा गैस आया एड्सॉर्ब हुआ और गैस आया और एड्सॉर्ब हुआ, एक टाइम आएगा जब आपका इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंच जाएगा, यानी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, उसके बाद फर्दर एड्सॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। तो हीट एक्सोथर्मिक था, हीट रिलीज डेल्टा एच निगेटिव, इंट्रोपी घट गया डेल्टा एच निगेटिव, ओवरऑल रिलेशन बनाइए डेल्टा जी निगेटिव, ओके। और डेल्टा जी निगेटिव है तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी होता है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा, हो सकता है कि ऐसा आ जाए कि जितना हीट रिलीज हुआ है वो और टेम्परेचर डेल्टा एस का प्रोडक्ट सेम हो जाए, तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, यानी उस टाइम पे वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन गेन कर लेगा, ठीक है। तो ये था आपका हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी एक मोल सब्सटेंस के एब्जॉर्ब होने पे जितना हीट रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। नाउ एक टॉपिक इसी में आता है कि व्हाट इज द ऑक्यूलेशन, ऑक्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। ऑक्यूलेशन का मतलब होता है कि व्हेन एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस टेक प्लेस ऑन द मेटल सरफेस, जैसे निकेल है, प्लैटिनम है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम ऑक्यूलेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस एट द सरफेस ऑफ मेटल्स इज नोन एज ऑक्यूलेशन प्रोसेस। इसको मैं रफ कर देता हूँ,
ये आपका हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन था। काफ़ी इजी टॉपिक है, मोस्टली थेरेटिकल टॉपिक ही है इसमें। तो देखिए कि व्हाट इज ऑक्यूलेशन। ऑक्लूजन, सॉरी ऑक्यूलेशन नहीं, ऑक्लूजन ये होता है क्या, दी प्रोसेस या ऐसे दी एड्सॉर्प्शन या दी फेनोमेना ऑफ एड्सॉर्प्शन, दी एड्सॉर्प्शन ऑफ gases over the metallic surface। सबसे बेस्ट में निकेल भी आता है, आपका कोबाल्ट भी आता है, प्लैटिनम भी आता है, ठीक है, एक्सेट्रा ETC, ठीक है। मेटालिक सरफेस इज नॉन एज ऑक्लूजन, ठीक है, इस प्रोसेस को ऑक्लूजन बोलते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी एड्सॉर्प्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, क्या, पहला ये एक सरफेस फेनोमेनन है, यानी इट इज अ सरफेस फेनोमेना। उसके अलावा अभी हमने देखा कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी है। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होता है, बिकॉज डेल्टा जी का वैल्यू जो होता है वो आपका निगेटिव होता है, ठीक है। इट इज थर्ड वन, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है, बिकॉज इसमें हीट हमेशा ही क्या होता है आपका इवॉल्व होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। जब एड्सॉर्प्शन होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो आपका डिक्रीज हो जाता है, यानी वो तो लिखा है इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हमने अभी वो पढ़ रखा है कि क्यों एड्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी डिक्रीज होता है, आपको पता है कि एंथैल्पी डिक्रीज का वैल्यू क्या लेते हैं, यानी डेल्टा एच का वैल्यू जो होता है वो आपका निगेटिव, यानी जितनी चीज पढ़े हैं उसको एक पॉइंट में आप समराइज कर दीजिए, ठीक है। एड्सॉर्प्शन ऐसा ही बोल सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस बाय डिक्रीज इन एंट्रोपी। इसका मतलब है कि जो एंट्रोपी वाला पोर्शन है वो भी पोर्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव, जो अभी बताया था। ये मैंने उसको जो प्रॉपर्टीज है उसको समराइज कर दिया, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो उसमें ये पॉइंट लिख देने का। अब देखते हैं कि कितने टाइप के एड्सॉर्प्शन होते हैं। एड्सॉर्प्शन दो टाइप का होता है, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन जिसको शॉर्ट में फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं, और एक आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन जिसको केमिसॉर्प्शन बोलते हैं। यानी दो टाइप का होता है, ऑन द बेसिस की जो मॉलिक्यूल्स जो है आपका एक्युमुलेट हुआ है वो, यानी एब्जॉर्बेंट के साथ में कैसे अटैच है, ठीक है, उसके बेसिस पे एड्सॉर्प्शन दो टाइप का होता है। एक आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन जिसको वो रिवर्सिबल होता है, तुरंत हटा भी सकते हैं, और दूसरा आपका होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो देखते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन आपका
क्या होता है। सो नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ केमिकल एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एंड फिर हम उसके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे कि उसके बीच में बेसिकली डिफरेंस है क्या। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में देखिए क्या क्या। पहला हुआ आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट वन इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को दूसरे नाम से भी जाते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज वॉन डर वॉल्स एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। बताता हूं क्यों इसको। दिस इज कॉल्ड वॉन डर वॉल्स एब्जॉर्प्शन। इसलिए इसको हम इसलिए वॉन डर वॉल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं क्योंकि इसमें एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स और एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच वॉन डर वॉल फोर्सेस लगते हैं। ठीक है। सो इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन, जिसको हम फिजी ऑब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल, यस देखिए, फिजिकल absorption is also known physisorption भी बोलते हैं इसको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। इन physisorption the molecules of absorbate is molecules of absorbent and absorbent are bonded, मतलब attracted by या attracted by weak van der Waals force। ये weak van der Waal force से attached रहता है। It is attached by weak van der Waal forces। ओके, इसीलिए इसको van der Waal adsorption भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करो तो adsorption of H2 and O2 on charcoal is an example of फिजिसॉर्प्शन। ये फिजिसॉर्प्शन का ही एक एग्जाम्पल है जो इसके साथ में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, सिर्फ अटैच तो रहता है। देखिए, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है नो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, आगे हम डिफरेंस भी देखेंगे कि इसमें जो एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल्स होता है, एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल्स होता है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में तो रहता है लेकिन वीक वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इसके मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसा नहीं कि जैसे चारकोल है उसमें कार्बन है और इसमें आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो ऐसा नहीं होता है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यानी अगर चारकोल जो है वो आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता फिजियो एब्जॉर्प्शन में। सिंपली वो चारकोल और ऑक्सीजन एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉन एज व्हाट, फिजियो एब्जॉर्प्शन। ओके, नाउ आप देखते हैं हम केमियो एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेसिकली कि ये वॉन डर वाल फोर्स नहीं लगता है। इसमें एक और चीज कि अभी हम डिफरेंस ही पढ़ेंगे कि इसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसीलिए मल्टी लेयर का फॉर्मेशन पॉसिबल है।
कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ये एब्जॉर्बेंट है यानी जिस पे इकट्ठा होना है, तो हो सकता है कि जो एक लेयर ऐसा लगे गैस मॉलिक्यूल्स हो, फिर दूसरा भी हो था उससे थोड़ा वीक फोर्स लगता है, फिर तीसरा भी हो तो और वीक फोर्स लगेगा, यानी मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो सकता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि पहला लेयर के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो, दूसरा में कम हो, तीसरा में और कम हो, लेकिन अट्रैक्शन हो। सो इन फिजियो एब्जॉर्प्शन मल्टी लेयर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। ठीक है, ठीक है, मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। ठीक है, बहुत सारे लेयर्स का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन जो आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन है उसमें ऐसा नहीं होता है, सिंगल लेयर ही होता है। वो तो अभी हम केमिकल एब्जॉर्प्शन देखेंगे और उसके बाद में हम उसके बीच में आपका डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, नाउ ये था आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज फिजियोसॉर्प्शन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट केमिकल adsorption which is known as chemisorption. ठीक है, so second is chemical adsorption which is also known as chemisorption, शॉर्ट फॉर्म में उसको हम chemisorption बोलते हैं। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके, एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो केमिकल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होता है, यानी इसमें एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द adsorbate and absorbent molecules are same strength as chemical bond, यानी जो केमिकल बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो केमिकल एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच देखा जाता है, यानी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये जो केमिकल बॉन्ड है वो कोवलेंट और आयनिक दोनों नेचर का हो सकता है, यानी chemisorption the chemical bond between absorbates and absorbents molecules may be covalent or ionic। ये कोवलेंट भी हो सकता है और आपका आयनिक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया कि जितने भी केमियो एब्जॉर्प्शन होता है वो पहले फिजियो एब्जॉर्प्शन के बाद केमियो एब्जॉर्प्शन, यानी पहले मॉलिक्यूल्स क्या होता है सरफेस पे आता है, फिजियो एब्जॉर्प्शन हुआ वैन डर वाल्स फोर्सेस, और उसके बाद में वो मॉलिक्यूल्स टूट करके एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करो तो हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन और जो आपका निकेल है, निकेल आपका मेटल होता है, तो हाइड्रोजन का निकेल मेटल पे केमियो एब्जॉर्प्शन होती है, यानी हाइड्रोजन इज केमियो एब्जॉर्ब्स ऑन व्हाट, निकेल। एग्जाम्पल की बात करो तो H2 गैस इज केमियोजॉर्ब्ड ऑन nickel and each chemioabsorption followed by physioabsorption।
यानी पहले गैस मॉलिक्यूल्स निकेल मॉलिक्यूल्स के पे इकट्ठा होगा फिजियोसॉर्प्शन, उसके बाद में H2 गैस, जो H2 गैस है वो अपने आप डिसोसिएट होता है और फिर जो डिसोसिएटेड H है वो निकेल के साथ में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे केमिकल जो सॉर्प्शन है, केमिसॉर्प्शन है, दैट इज फॉलोड बाय व्हाट, दैट इज फॉलोड बाय फिजियोसॉर्प्शन। सो इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन इज फर्स्ट एब्सॉर्ब फिजिकली, फर्स्ट एब्सॉर्ब physically on the nickel surface, then H2 get dissociates and then chemisorpted on निकेल सरफेस। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये निकेल है, मान लीजिए ये निकेल का आपका क्रिस्टल है, तो पहले हाइड्रोजन आता है H इस टाइप से, H डॉटेड लाइन दिखाता है, अभी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। और उसके बाद में केमिसॉर्प्शन हुआ और फिर यही जो हाइड्रोजन है इस टाइप से नाइट्रोजन के साथ में क्या करता है, आपका केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ भी आ सकता है, जितना मॉलिक्यूल्स दोगे आप उतना मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच हो जाएगा। तो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल्स यानी केमियो, ऐसा बोल सकते हैं कि केमिसॉर्प्शन इज फॉलोड बाय फिजिसॉर्प्शन, यानी पहले केमियो एब्जॉर्प्शन अगर होना है तो पहले सरफेस पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन ही होता है, उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप डिसोसिएट होगा। अगर केमियो एब्जॉर्प्शन होना होगा, जैसे मान लीजिए निकेल बहुत एक्टिव है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिसोसिएट करके अपने साथ में अटैच कर लेगा, तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। केमिसॉर्प्शन में एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन फिजियो एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि each chemissorption is followed by फिजिसॉर्प्शन, यानी फिजियोसॉर्प्शन तो होता है, यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो होता ही है, उसके बाद फर्दर वो केमिकल एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका था केमी एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब हम देखते हैं बेसिकली जो हमने पढ़ा है उसको एज अ डिफरेंस के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बिकॉज कई बार डिफरेंस पूछता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन। ठीक है, तो उसमें मैं एक जगह पे पॉइंट लिख देता हूँ, जो अभी जो पढ़े उससे भी ज़्यादा पॉइंट होगा, जैसे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये भी डिफरेंस पढ़ते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन, दोनों के बीच में। ओके, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, ये लेते हैं हम आपका
पहले पढ़ा हमने फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और इधर लिख देते हैं हम केमिकल एब्जॉर्प्शन। ओके, एक और बना देते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी को इंडिकेट करेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, डायरेक्टली देते हैं फिजिसॉर्प्शन, बात एक ही पड़ा। और अगर इसको चेंज करना है तो लिख दीजिए केमिसॉर्प्शन। ठीक है, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिकल सॉर्प्शन। और इसमें लिख देते हैं वेरिएबल जो अपने को करना है। जैसे हम पहला लेते हैं, क्या, फोर्स की बात करो तो फोर्स कौन सा लगता है इसमें, वॉन्डर वॉल, उसमें केमिकल बॉन्ड, वॉन्डर वॉल्स, और इसमें केमिकल बॉन्ड, दोनों के बीच फोर्स हो गया। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से कौन सा, टेम्परेचर टेम्परेचर जो फिजी एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका लो टेम्परेचर पे होते हैं, लो पे ज्यादा होता है। यानी मैं लिखता हूं लो टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब हुआ अगर टेम्परेचर लो हुआ तो फिजी एब्जॉर्प्शन होगा, एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केमियो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और अगर टेम्परेचर कम रखोगे तो फिजियो एब्जॉर्प्शन है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर रखोगे तो फिजियो एब्जॉर्प्शन है, और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो अपने आप वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो केमिकल नहीं भी होने वाला होता है वो भी हायर टेम्परेचर पे केमियो एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लो टेम्परेचर से फिजियो एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, और हाई टेम्परेचर पे आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। बात करते हैं लेयर का, तो मैंने अभी बताया था कि फिजियो एब्जॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर हो सकता है। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर पॉसिबल है, यानी एक लेयर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके। इसमें ये मोनो मॉलिक्यूलर होता है, यानी इसमें एक मॉलिक्यूल्स आया, इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना दिया, तो अब दूसरा मॉलिक्यूल्स का काम नहीं बच जाता है, यानी एक ही लेयर का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक लेयर दूसरा लेयर था, वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस जो है इस टाइप से लगता रहता है। ठीक है, देखते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, फिजियो एब्जॉर्प्शन की बात करो तो प्रेशर बढ़ाने से फिजियो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, यानी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन व्हाट, प्रेशर, फिजियो एब्जॉर्प्शन। और केमियो एब्जॉर्प्शन जनरली डिक्रीज होता है, और एक टाइम के बाद में प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। ठीक है, सो इट इज decreases with pressure and may be independent from pressure। ऐसा भी हो सकता है कि प्रेशर का कोई फर्क ही ना पड़े। ठीक है, कि कई सारे केमिकल एब्जॉर्प्शन है जिसे प्रेशर बढ़ाने से घटता है, बट कई सारे ऐसे केमिकल एब्जॉर्प्शन है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, लिक्विफैक्शन की बात करो तो जितना अच्छा लिक्विफाई होगा उतना आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है ये होता है, यानी लिक्विफैक्शन
यानी अगर कोई गैस इजिली लिक्विफाई हो जाता है तो आपने पढ़ा है कि एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, जितना गैस इजिली लिक्विफाई होगा एड्सॉर्प्शन आपका उतना ज़्यादा होता है। यानी ये रिलेटेड टू लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस से ये जो है रिलेटेड होता है। यानी गैस इजिली लिक्विफाई हुआ तो गैस इजिली लिक्विफाई नहीं हुआ तो इससे फिजियो एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है। जितना अच्छा गैस लिक्विफाई हो सकता है, यानी प्रेशर लगाया लिक्विफाई हो गया, तो उसका फिजिकल एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। बात करते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन से, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लिक्विफैक्शन ऑफ गैस से रिलेटेड होता ही नहीं। यानी गैस लिक्विफाई हो या गैस लिक्विफाई, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नॉट रिलेटेड टू लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस से इसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। फिजियो एब्जॉर्प्शन जो होते हैं अब इससे बात है बढ़ता है। इंथैल्पी की बात करो तो फिजियो एब्जॉर्प्शन में इंथैल्पी बहुत कम रिलीज होता है, यानी 20 to 40 किलो जूल पर मोल ही होता है। यानी 20 to 40 किलो जूल पर मोल का ही इंथैल्पी लॉस होता है, जबकि इसमें 40 to 4000 किलो जूल पर मोल का, यानी सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक मतलब हीट सबसे ज़्यादा रिलीज होता है आपका केमियो एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी तो इसमें आपका बहुत लो होता है, यानी फिजियो एब्जॉर्प्शन को एक्टिवेट करने के लिए बहुत लो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और ये आपका हाई। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब कि सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन करना किस में आसान है, तो फिजियल में डिसॉर्प्शन करना इजी है, केमिकल इरिवर्सिबल, यानी एक बार एब्जॉर्ब हो गया तो उसको हटाना काफ़ी टफ होता है। ये भी हो सकता है कि आप रिमूव नहीं कर सकें। तो रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी की बात कीजिए तो ये है आपका रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल, यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन को रिवर्स करना काफ़ी टफ है, होगा ही नहीं। जैसे ऊपर हमने देखा था हाइड्रोजन निकेल पे केमियो एब्जॉर्प्शन हो गया, तो अब निकेल से हाइड्रोजन को हटाना काफ़ी टफ प्रोसेस है। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट वो रिवर्स नहीं ही होता है। केमिकल जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका रिवर्सिबल नहीं होता है, जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपका रिवर्सिबल है। ओके, नाउ लास्ट वन इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशन लगाएंगे तो ही ऐसा होगा। ठीक है, स्पेसिफिसिटी लास्ट है आपका स्पेसिफिसिटी। जो ये होता है आपका कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, नॉर्मल भी डालोगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, होना होगा तो। लेकिन केमियो एब्जॉर्प्शन बहुत स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट ये रखोगे तभी केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा। ऐसा नहीं कि गया रिएक्ट कर लिया, तो इसके लिए बहुत सारे कंडीशंस का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन फिजियो एब्जॉर्प्शन के लिए पर्टिकुलर कोई आपका फिजिकल कंडीशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक नहीं होता है, ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है, नॉट स्पेसिफिक। यानी इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कंडीशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि प्रेशर इतना ही होना चाहिए, टेम्परेचर ये होना चाहिए, एनवायरनमेंट ये होना चाहिए, ये सब कंडीशन कुछ नहीं चाहिए। फिजिकल एब्जॉर्प्शन बस ऐसे ही हो जाता है। लेकिन ये जो है वेरी स्पेसिफिक है, इसमें बहुत सारे कंडीशंस ट्रू होते हैं तब जा कर के आपका ये रिएक्शंस जो होते हैं वो आपका होता है। ठीक है, तो ये था आपका केमियो एब्जॉर्प्शन। नाउ तो हमने यहाँ तक किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि एब्जॉर्प्शन पे यानी एब्जॉर्प्शन को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर सकता है।
एड्सॉर्प्शन को कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है, जैसे नेचर ऑफ गैस, ऑब्वियसली बात है कि वो इफेक्ट करेगा एड्सॉर्प्शन पे, ज़्यादा एड्सॉर्ब होगा कम एड्सॉर्ब होगा, वो होगा टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर के बेसिस पे हम, और आपका सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ठीक है, इस सब का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। हम फिर फ्रेडरिक आइसोथर्म ग्राफ भी पढ़ेंगे, आइसोबार ग्राफ भी पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे टॉपिक इंक्लूड करेंगे, ओके, यानी लेक्चर नंबर 9 में, ओके।